वेलकम बैक दोस्तों। एक और धमाकेदार वीडियो में अब परफेक्ट वर्ल्ड की उम्मीद करती हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शिया हाओ और दो बुयन के बीच एक जबरदस्त फाइट चल रही थी। पर तभी वहां पर यांग कैन किंग और वो मैसेंजर आ जाते हैं। और यार क्या बात है, शिया हाओ और दो बुयन दोनों मिलकर उनकी बैंड बजा देते हैं। इसके बाद दू बुयन और जितने भी एल्डर्स थे उनके बीच एक डील होती है। इस डील के हिसाब से ये लोग दू बोयन को एंशंट माइन के एकदम डीप वाले हिस्से में जाने देंगे और उसे प्रोटेक्ट भी करेंगे। बदले में दू बोयन को इन सबको टॉमरियन तक पहुंचाना होगा। हम देखते हैं कि शिया हाओ और बाकी वॉर गॉड्स भी उसके साथ चल देते हैं। लेकिन एंट्री गेट पर ही इन सब का सामना हो जाता है बैटल स्पिरिट से। और ये स्पिरिट्स तो यार एक एक करके कुछ डिसाइपल्स को ठिकाने लगा देते हैं। तभी एंट्री होती है हमारे शिया हाओ की। वो इनसे लड़ता है और मजे की बात यह है कि जब वो इन स्पिरिट्स को मारता है तो इनकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी शिया हाओ की बॉडी को फुल चार्ज कर देती है। ये देखकर शिया हाओ और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है कि क्या बात है, लगता है इस बैटल में और भी मजा आएगा। आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम शिया हाओ को देखते हैं जो तबाही मचा रहा होता है। जैसे ही वो उन वॉर स्पिरिट्स को एक एक करके मार रहा था, उनसे निकलने वाली एनर्जी शिया हाओ की बॉडी में एंटर होती है। ये सब देखकर एल्डर्स भी नोटिस करते हैं और कहते हैं कि जरा देखो, इन बैटल स्पिरिट से निकलने वाली एनर्जी हुआंग की आत्मा और शरीर दोनों को पोषित कर रही है। अब हुआंग यानी कि अपना शिया हाओ के पास बाकी लोग भी आ जाते हैं। हम देखते हैं कि शिया हाओ अकेले उस एंसेस्टर बैटल स्पिरिट के सामने खड़ा था। एंसेस्टर बैटल स्पिरिट की आंखें तो यार गुस्से से एकदम लाल हो चुकी थी और वो अपना मुक्का बनाकर तेजी से इनकी तरफ भागा। पर यहाँ सीन में आते हैं फर्स्ट और सेकंड एल्डर। उनके बनाए गए बैरियर की वजह से किसी को एक खरोंच भी नहीं आती। लेकिन वो एंसेस्टर बैटल स्पिरिट भी हार नहीं मानता यार। वो अपना दूसरा हाथ घुमाकर जोरदार बैरियर पर मारता है। एल्डर्स अपनी पावर और बढ़ा देते हैं और इस बार भी किसी को कुछ नहीं होता। इसके बाद हम सेकंड एल्डर को देखते हैं जो अपने हैंड साइन से उस एंसेस्टर स्प्लिट को कैद करने की कोशिश करते हैं। तभी थर्ड एल्डर भी पीछे नहीं रहते और तुरंत हैंड साइन बनाकर एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं जिससे एक विशाल तलवार बाहर निकलती है और वो इतनी तेजी से उस स्पिरिट के आर पार हो जाती है कि सेकंड्स में उसका काम खत्म हो जाता है। एक और एल्डर को हम देखते हैं जो अपने पावर यूज करके कुछ मिरर फॉर्मेशन बनाता है। ये इतना डिस्ट्रक्टिव होता है कि सेकंड्स में ही उस बड़े से शिप को पूरी तरह से तोड़ देता है। शिप के पूरी तरह से टूट जाने के बाद हम एक टॉप टियर इमॉर्टल सीड को उभरता हुआ देखते हैं। ये देखकर तीनों एल्डर्स उसके पास पहुंच जाते हैं और थर्ड एल्डर कहते हैं कि अरे, ये तो वही इमॉर्टल सीड है जिसके अंदर उस एंसेस्टर स्पिरिट की पावर छिपी है। यहाँ वे इसे देखकर हैरान ही हो रहे होते हैं कि तभी हमारा हीरो शिया हाओ मैदान में आता है और पलक झपकते ही वहां मौजूद सभी को, जिसमें तीनों एल्डर्स भी शामिल थे, पीछे छोड़ते हुए उस इमॉर्टल सीड को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर बाकी वॉर गॉड्स को भी अकल आती है और वो भी शिया हाओ की नकल करते हुए उसके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन तभी मिस वंशी कहती हैं कि आखिर मैं उसे खुद से आगे कैसे निकलने दे सकती हूँ। लेकिन तभी हम शिया हाओ को देखते हैं जो कुछ रेस्ट्रिक्शंस को सीधा उस इमॉर्टल सीड की तरफ फेंकता है ताकि वो उसे पूरी तरह से बांधकर अपने पास रख ले। इसी बीच हम देखते हैं कि बाकी के डिसाइपल शिया हाओ को रोकने के लिए उस पर ताबड़तोड़ अटैक कर देते हैं। तभी शिया हाओ तुरंत अपनी कुनपेंग टेक्निक यूज करता है और उन सभी हमलों को खत्म कर देता है। और हाँ, वो उस इमॉर्टल सीड को भी हासिल कर लेता है। इसके बाद हम सारे एल्डर्स को देखते हैं जो अपनी कंबाइंड पावर यूज करके शिया हाओ के चारों तरफ एक शील्ड बना देते हैं और कहते हैं कि ये लड़ाई यहीं खत्म हुई और तुम लोग टेंशन मत लो, आगे तुम्हारे पास और भी मौके आएंगे। शिया हाओ को इतना फेवर मिलते देख कुछ डिसाइपल्स कहने लगते हैं कि हमारे एल्डर्स बहुत ही बायस्ड हैं, आखिर ये लोग सिर्फ हुआंग को ही क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तभी हम उसी सिल्वर मास्क वाले बंदे और दूसरे बंदे को देखते जो आते कहने लगते, बेवकूफ हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, असल में एल्डर्स तुम्हारी जान बचा रहे हैं। इसके साथ ही एल्डर्स उस सीड को देखकर कहते हैं कि हालांकि इसमें उस यूनिवर्सल इमॉर्टल सीड जैसी पावर तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी बहुत ही रेयर है और ऐसे रेयर इमॉर्टल सीड की वजह से न जाने कितने पावरफुल डिसाइपल्स अपनी जान गंवा चुके हैं। और देखो, आज हमने भी अपने बहुत सारे डिसाइपल्स को खो दिया। ये हमेशा दुखद होता है क्योंकि हर 10 में से बस एक ही कल्टीवेटर ऐसी अपॉर्चुनिटी में सर्वाइव कर पाता है।
ये सब सुनकर शियाहो कहता है कि पर मैं फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे इससे भी ज्यादा रेयर इमॉर्टल सीड चाहिए और चाहे जो हो जाए मैं उसे हासिल करके रहूंगा। इसके साथ ही ये लोग और आगे बढ़ जाते हैं और फर्जन रियल्म के और भी गहरे हिस्से में पहुंच जाते हैं, जहां ये लोग फॉरबिडन एरिया के पास पहुंच जाते हैं। वहां हमें एक आवाज सुनाई देती है जो इन लोगों से कहने लगती है कि तुम्हारे जैसे कीड़ों में इतनी हिम्मत हो गई कि तुम लोग इस फॉरबिडन एरिया के पास से गुजर रहे हो। इसके साथ ही हम एक डिवाइन मैनिफेस्टेशन को प्रकट होते हुए देखते हैं जो किंगचिंग रॉयल क्लैन से जुड़ा हुआ है और किसी विशाल खोपड़ी की तरह दिखता है। वो सभी से कहने लगता है कि यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं तो सब मारे जाओगे। यहाँ हम दो बोयन को देखते हैं जो देखकर समझ जाता है कि ये तो रॉयल क्लैन से हैं, जिन्हें उनके पूर्वजों ने यहाँ ट्रैप कर दिया था। इसके साथ ही हम थर्ड एल्डर को देखते हैं जो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं कि कोई भी पैनिक नहीं करेगा, क्योंकि ये बस एक इल्यूजन है जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद थर्ड एल्डर अपनी फॉर्मेशन यूज करते हैं जिसकी मदद से वो उस फायर फीनिक्स को समन करते हैं और फिर उनसे उस विशाल खोपड़ी पर अटैक करवा देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उनके अटैक का कुछ खास असर नहीं होता। जब थर्ड एल्डर दूसरा अटैक करते हैं तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हम उस इल्यूजन के पीछे उसी वर्ल्ड ट्री को देखते हैं, जिसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि असल में वो खोपड़ी जैसा इल्यूजन इन्हें इस पेड़ के पास जाने से रोक रहा था। इस पेड़ को देखकर शियाहो मन में कहता है कि पहले ये एक गोल्डन ट्री हुआ करता था जिसे मैंने देखा था। इसके बाद सेकंड एल्डर बताने लगते हैं कि जितने भी प्राचीन पेड़ हैं जो इमॉर्टल ट्री बनना चाहते हैं, वो प्राचीन क्षेत्र की छाप को अब्जॉर्ब करने के लिए ब्यूरल बाउंड्री के पास आते हैं ताकि वो यहाँ आकर बदल सकें। लेकिन ये प्रोसेस अभी भी सालों से चल रहा है। पर जब तक कोई पावरफुल बीइंग आकर इसकी संकट में इसकी हेल्प नहीं करता, तब तक ये एक वर्ल्ड ट्री नहीं बन सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग ये सारी बातें सुन रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक महिला दिखाई देती है और जैसे ही वो लड़की अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें हुआंग की तरफ ठहर जाती हैं, जैसे कि वो उसे ही देख रही हो। हम देखते हैं कि सारे डिसाइपल्स भी ये नोटिस कर लेते हैं और अचानक चारों तरफ बहुत ही पावरफुल एनर्जी फैल जाती है, जिससे हम देखते हैं कि पूरा का पूरा ये पेड़ उसमें कवर हो जाता है। एल्डर्स कहने लगते हैं कि हालांकि ये जो पेड़ है ये किसी इमॉर्टल सीड में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, लेकिन ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। इसके बाद वो अपनी पावर को इकट्ठा करने लगते हैं और यहाँ एक बैरियर इनके शिप के ऊपर बना देते हैं, जिसके बाद एक पोर्टल खुलता है और ये लोग उसके अंदर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि ये लोग बहुत दूर जाकर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम सेलेस्टियल एकेडमी के वॉरशिप को देखते हैं, जहां कुछ लोग मौजूद होते हैं और उनका एल्डर कहने लगता है कि लगता है इन लोगों ने पहले ही एक बहुत बड़ी लीड ले ली है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि आधा महीना बीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम शियाहाओ के शिप का सीन देखते हैं, जहां पर सेकंड एल्डर बताने लगते हैं कि लेजेंड्स बताते हैं कि एक बार किसी ने 5 मॉन्स्टर्स की पावर का यूज किया था, जिसकी मदद से उन लोगों ने एक अद्वितीय इमॉर्टल सीड को यहाँ सील कर दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी ने इस सील को हासिल कर लिया तो वो कल्टीवेशन की ऊंचाइयों को छू लेगा। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो वर्ल्ड ट्री है, इसकी जो रूट्स है वो 5 एलिमेंट लैंड के यिंग और यांग एनर्जी से जुड़ी हुई हैं। ये कहते ही वो अपनी पावर का ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि सामने जो इस स्ट्रक्चर को तुम देख रहे हो, इसे 5 एलिमेंट रिवर्स एरे भी कहा जाता है। इसके साथ ही वो एक वॉर पपेट को निकालता है जो यहाँ की हर एक चीज को डिटेक्ट कर लेता है। फिर एल्डर बताने लगते हैं कि हमारे इस वॉर पपेट डिटेक्टर ने पता लगा लिया है कि यहाँ पर काफी समय से वो 5 एलिमेंट रिवर्स एरे ऑपरेट नहीं कर रहा है, और जिसका मतलब है कि हम लोग इजीली एंटर हो सकते हैं। इसके साथ ही ये लोग एंटर भी हो जाते हैं। एल्डर सभी से कहने लगते हैं कि अब जब तुम लोग यहाँ आ चुके हो तो तुम लोग यहाँ जाकर बहुत सारे इमॉर्टल सीड्स ले सकते हो अगर तुम लकी हुए तो। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग सर्च करना शुरू कर देते हैं और फिर हम मोशियन को देखते हैं, जहां उसे फायर मदर की एनर्जी मिल जाती है और वो वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। उसी दौरान हम उसी प्रिंसेस वॉरगॉड को भी देखते हैं, जहां उसे टॉप टियर का इमॉर्टल सीड मिल जाता है। वो इसे पाकर कहने लगती है कि यकीन नहीं होता कि मुझे एक टॉप टियर का इमॉर्टल सीड इतनी आसानी से मिल गया। पर वो कहते हैं ना कि वो औरत है ही क्या जो दूसरी औरत के सामने दिखावा ना करे। यहाँ वो मिस बंशी को चिढ़ाते हुए कहने लगती है कि अब जबकि मुझे एक टॉप टियर का वाटर इमॉर्टल सीड मिल चुका है, तो हुआंग अगर तुम चाहो तो तुम मेरे क्लैन को ज्वाइन कर सकते हो, मैं तुम्हें ये दे सकती हूँ, प्लस मिस वंशी के पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। ये सुनकर मिस वंशी कहती हैं,
तुम्हें एक टॉप टियर का वाटर इमॉर्टल सीड मिला है, लेकिन ये मत समझना कि तुम इसके जरिए आग से उलझ सकती हो। यहाँ हम शिया हाओ को देखते हैं जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जेसिका की तरफ तेजी से उड़ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम जेसिका को देखते हैं जहां वो अपनी पहली बॉडी को देखकर कहती है कि उसके पास ऑलरेडी ब्लू मून फ्लेम का एक्सेस है, तो चाहे जो हो जाए मुझे उसे बाकी की चीजें हासिल करने नहीं देनी है, वरना वो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। शिया हाओ को जेसिका के इरादे ठीक नहीं लगते तो वो तुरंत किंग ये के पास पहुंचकर कहने लगता है कि चलो हम लोग साथ में चलते हैं। हम देखते हैं कि शिया हाओ का ऐसा करना जेसिका को बहुत ही बुरा लगता है। तभी किंग ये शिया हाओ से कहती हैं कि तुम बार बार उसके प्लान में दखल अंदाजी दे रहे हो, तो देख लेना कहीं वो तुम्हें आगे चलकर अपना दुश्मन ना बना ले। जिस पर शिया हाओ कहता है, चिंता मत करो, मैं एक ना एक दिन उसे मना लूंगा, जिसके बाद वो सक्सेसफुली तुम्हारे साथ मर्ज हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि इन पर हजारों तलवारों से अटैक होता है, जिसे ये लोग बहुत आसानी से रोक लेते हैं। और शी-हाओ कहने लगता है कि आखिर इतना पावरफुल तलवार यहाँ कैसे आ सकता है? क्या यहाँ कोई इमॉर्टल स्वॉर्ड है? तभी हम देखते हैं कि किंग ये अपने डिवाइन सेंसर्स का यूज करके पता लगाती हैं और कहती हैं कि यहाँ एक मेटालिक लिक्विड की लेक मौजूद है। इसके बाद वो मन में कहने लगती हैं कि अगर कोई मेटल एट्रीब्यूट वाला सीड इसके अंदर मिलियन ऑफ ईयर्स तक रहे तो जाहिर है कि वो सीड एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीड बन जाएगी। कहीं ये सब उसी की वजह से तो नहीं हो रहा? जिसके बाद वो ये सारी बातें टेलीपैथी के थ्रू शी-हाओ को भी बता देती हैं और हम देखते हैं कि शी-हाओ उनसे कहता है कि ठीक है, फिर हम दोनों साथ जाएंगे, लेकिन तुम मेरे करीब ही रहना। यहाँ शी-हाओ बहादुरी दिखाते हुए पहुंच तो जाता है, लेकिन तभी इन पर अटैक्स हो जाते हैं। ये देखकर शी-हाओ को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ अभी भी गार्ड्स होंगे। इसके बाद शी-हाओ आगे बढ़ता है कि तभी किंग ये पर अटैक हो जाता है और वो उसे चकमा देते हुए शी-हाओ को बताती हैं कि जितना ज्यादा प्रीशियस इमॉर्टल सीड होगा उतने ही ज्यादा पावरफुल गार्डियंस यहाँ उसे गार्ड कर रहे होंगे। यहाँ हम देखते हैं कि किंग ये अपनी जान बचा लेती हैं कि तभी शी-हाओ का सामना 4 मेटल स्पिरिट से हो जाता है, लेकिन वे सभी मेटल मदर से ही निकले थे। इसी वजह से जब शी-हाओ इन्हें मार देता है तो उसकी बॉडी पर तरल धातु के कुछ छींटे गिरते हैं, जिससे उसे दर्द होने लगता है। और यहाँ किंग ये दोबारा से बताने लगती हैं कि तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि हम इसे आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि वे सारे बैटल स्पिरिट्स दोबारा से अपना फॉर्म अचीव करते हुए इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये देखकर शी-हाओ कहने लगता है कि मेरे पास इनसे डील करने का टाइम नहीं है। इसी वक्त हम देखते हैं कि शी-हाओ अपनी कुनपेंग टेक्निक यूज करता है और वो बड़ा सा वेल सीधा उस मेटालिक लिक्विड में गोता लगा देता है, जिसके बाद वो अपने मुंह में उस मेटल सीड को, जो कि एक टॉप टियर का इमॉर्टल सीड है, उसे बाहर ले आता है। और यहाँ शी-हाओ उसे अपने हाथ में लेते ही कहने लगता है कि पर बहुत बुरा हुआ कि एक टॉप टियर का इमॉर्टल सीड मेरे एट्रीब्यूट से मैच नहीं कर रहा। पर तभी वो किंगे को वो देते हुए कहता है कि क्यों ना तुम इसे एक बार ट्राई करो। यहाँ हम देखते हैं कि किंगे जैसे ही उसे छूती हैं तो उनके माथे पर वो ब्लू मून फ्लेम की पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो कहने लगती हैं कि यकीन नहीं होता कि ब्लू मून एक्चुअली इस सीड को निगल पा रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि ब्लू मून की पावर एक लेवल तक ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसे देखकर शी-हाओ भी हैरान था। यहाँ हम देखते हैं कि किंगे शी-हाओ के करीब आ जाती हैं और शी-हाओ उसे देखकर अपने मन में कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किंग असल में और कोई नहीं बल्कि उसी ब्लू मून इमॉर्टल का पुनर्जन्म है। पर शी-हाओ उसे ही देखे जा रहा था, जो देखकर किंगे कहती हैं कि ऐसा घूरो मत और जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि इनके ऊपर अटैक हो जाता है, जो कि वकाई नाम का एक बंदा करता है जो इमॉर्टल एकेडमी से बिलोंग करता है। और हम देखते हैं कि शी-हाओ तुरंत किंगे की जान बचा लेता है और वो उस बंदे से कहता है कि अंधे हो क्या, तुम्हें दिख नहीं रहा? तुम्हारे सामने एक मर्द खड़ा है, फिर भी एक औरत को टारगेट कर रहे हो। शी-हाओ के पंखों को देखकर वो बंदा कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम्हारे पास भी कुछ ट्रिक्स हैं। इस बंदे की ऑरा को फील करते ही तीनों एल्डर्स कहने लगते हैं कि ये तो इमॉर्टल एकेडमी का एक स्टूडेंट है। फिर तुरंत ये लोग अपने शिप की स्पीड बढ़ाकर यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। ये देखकर वकाई नाम का वो बंदा अपने वेपन्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि क्या हुआ, डर लग रहा है? कितनी शर्म की बात है, तुम लोग उसे हेवनली और रियल्म का कल्टीवेटर भी नहीं मार पाते। तुम लोग सच में कितने बेकार हो, पर कोई बात नहीं, तुम हमारे एंटरटेनमेंट के लिए बहुत काम आओगे। ये कहते ही वो शी-हाओ पर अटैक कर देता है
और कहने लगता है कि हमारे हाथों मरना तुम्हारे लिए एक ऑनर की बात है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि शीहाओ की सनक जाती है और वो तुरंत उस बंदे पर अटैक करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तमीज़ क्या चीज़ होती है। कहते ही शीहाओ अटैक कर देता है और वो बंदा अपने हेवनली जेड आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन शीहाओ का ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो सीधा उसके आर्मर को भेदते हुए उसके शरीर को उसके आर्मर से अलग कर देता है। और फिर शीहाओ उसके उस हेवनली जेड आर्मर को अपने पास रख लेता है और कहता है कि ओह, तो ऐसी बात है, अब मैं सब कुछ समझ गया, असल में ये एक झूठे का अपीयरेंस का नाटक कर रहा है। ये कहते ही शीहाओ हवा में जंप करता है और फिर घुमाकर एक जोरदार लात उस बड़बोले के पेट में मार देता है, जिसके बाद वो उसे घसीटते हुए बहुत दूर ले जाता है। लेकिन यहाँ इसकी हद तो देखो, मौत की कगार पर खड़ा है लेकिन फिर भी कहने लगता है कि जल्द से जल्द मुझे ये आर्मर वापस कर दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो लिटिल इमॉर्टल किंग तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। जिस पर शीहाओ कहता है कि तुम्हारा कोई भी हेवनली इमॉर्टल किंग भी आज तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों से नहीं बचा सकता। जिसके बाद वो उसे एक जोरदार किक मार के सीधा इमॉर्टल एकेडमी के उस शिप में दे मारता है। ये देखकर उसके चमचे कहने लगते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम यहाँ नाम कमाने आए हो ताकि इमॉर्टल एकेडमी में सेलेक्ट कर लिए जाओ? सपने देखना छोड़ दो और बेहतर यही होगा कि तुम हमारे लिटिल इमॉर्टल प्रिंस के उस आर्मर को लौटा दो, वरना इमॉर्टल एकेडमी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। जिस पर शीहाओ कहने लगता है कि क्या इमॉर्टल एकेडमी, तुम इमॉर्टल एकेडमी हो या कुछ और, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही वे सभी लोग शीहाओ पर अटैक कर देते हैं कि तभी एल्डर्स के पास बाकी के लोग आकर कहने लगते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए। तभी सेकंड एल्डर कहते हैं कि नहीं, जरा रुक जाओ। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर शीहाओ सभी को मसलना शुरू कर देता है। यहाँ वे सभी को लिटा लिटा कर मारता है। फर्स्ट एल्डर भी शीहाओ की टेक्निक्स को देखकर हंस रहे होते हैं। शीहाओ की टेक्निक्स को देखकर प्रिंसेस वॉर गॉड मिस विंगशी को छेड़ते हुए कहती हैं कि लगता है ये कहीं देखी देखी सी लगती है। यहाँ मिस विंगशी भी कहने लगती हैं कि चाहे मेरी उससे कोई भी दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन इस बात से मैं भी मना नहीं कर सकती कि वो एक ट्रोली जीनियस है। इसके बाद शीहाओ जबरदस्त अटैक सीधा उनके बैटलशिप के ऊपर कर देता है। ये देखकर उनका जो एल्डर होता है वो आके कहने लगता है कि आखिर किसमें इतना दम आ गया जो कि इमॉर्टल एकेडमी के बैटलशिप पर अटैक कर रहा है। जिसके बाद वे लोग भी शीहाओ पर अटैक करते हैं, लेकिन शीहाओ पर इसका कोई असर नहीं होता। क्या जलवा है यार शीहाओ का। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके जो मेन एल्डर्स होते हैं वो कहने लगते हैं कि अच्छा, तो ये लोग हेवनली गॉड एकेडमी से हैं। वो एल्डर आगे कहता है कि आखिर तुम हमारे इमॉर्टल एकेडमी के कोर डिसाइपल के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हो? वो ऑलरेडी वर्चुअल डाओ रियल में पहुंच चुका है और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही कमाल की है। बेहतर यही होगा कि चुपचाप उसका आर्मर हमें वापस कर दो और हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। बताओ तुम्हें ये डील कैसी लगी? जिस पर शीहाओ कहता है कि थैंक्स, पर तुम्हारे इस कोर डिसाइपल ने पहले हमसे पंगा लिया और मैंने उसे सबक सिखाया, और इसका ये जो आर्मर है ये मेरी ट्रॉफी है। जाओ, मैं तो नहीं देने वाला। पर हम देखते हैं कि वो जो एल्डर होता है वो समझ जाता है कि शीहा वो बच्चा है जिसे बातों से तो बिल्कुल भी नहीं समझाया जा सकता, लेकिन यहाँ उसे 3 एल्डर्स को देखकर फिक्र होती है और वो समझ जाता है कि हम इनके सामने इससे पंगा नहीं ले सकते। जिसके बाद वो यहाँ पर कहने लगता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन जब तक हम इस पर कोई ठोस फैसला नहीं लेते तब तक मैं कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन मैं जानता हूँ कि हेवनली गॉड एकेडमी भी यहाँ पर 5 डीमन सीलिंग के लिए आई है, जो कि इस रियल्म के बहुत डीप में छिपा हुआ है। तो क्यों ना बेहतर यही होगा कि हम दोनों एकेडमी वाले अपने अपने डिसाइपल्स को आपस में कम्पीट करने दें और कोई भी इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। जिस पर फर्स्ट एल्डर कहने लगते हैं कि हाँ ठीक है, और जब तक हुआंग इनके साथ है मुझे भी नहीं पता कि किसका पल्ला ज्यादा भारी है। यहाँ हम देखते हैं कि उस सोल गाइडिंग लोटस के लिए लड़ाई होने लगती है, जहाँ पर शीहाओ सबसे आगे था। तभी उन सभी को आगे बढ़ता हुआ देखकर जो इमॉर्टल एकेडमी का डिसाइपल है वो कहने लगता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। यहाँ हम देखते हैं कि शीहाओ घुमाकर एक जोरदार अटैक सब पर कर देता है और सभी लोग दूर छिटक जाते हैं और कहने लगता है कि बकवास बंद करो। इसके बाद शीहाओ उस गाइडिंग लोटस को ले लेता है और यहाँ पर वो उद्घोषक बताता है कि जो पहला ट्रेजर था उसे यहाँ पर शीहाओ यानी कि हुआंग ने हासिल कर लिया है। बाद में दूसरा राउंड शुरू होता है, जहाँ पर इमॉर्टल एकेडमी का लेफंग जीतता है।
इसी के साथ ही तीसरा राउंड भी शुरू होता है, जहां पर हम देखते हैं कि जो हेवनली गॉड एकेडमी का 10 क्राउन था वो उस ट्रेजर की तरफ तेजी से बढ़ता है, लेकिन पीछे से ये लोग इस पर अटैक करने लगते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शीहाओ आकर उस बंदे को निपटा देता है। ये देखकर 10 क्राउन किंग उसे थैंक्स कहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चौथे राउंड में भी तियांग जी जीतता है, जो कि हेवनली गॉड एकेडमी से बिलोंग करता है। पर दोनों ही एकेडमी के जो डिसाइपल्स होते हैं वो एक दूसरे से बराबरी की टक्कर के साथ compete करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर उनमें से एक के दिमाग में बहुत ही गंदा आइडिया आता है और तभी उनमें से एक सोचने लगता है कि क्या हो अगर मैं इस लड़की यानी कि किंगे को कैड कर लूं, जिसके बाद हुआंग हमारे सामने एरोगेंट नहीं बन सकता। जिसके बाद यहाँ पर ये बंदा किंगे पर अटैक कर देता है, लेकिन उसके माथे पर जो ब्लू मून की पावर थी वो एक्टिवेट हो जाती है और तुरंत ब्लू मून फ्लेम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे इस बंदे को बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है। वो कहने लगता है कि ये तो ब्लू मून फ्लेम की पावर है जो कि एंशिएंट टेक्स्ट में पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बंदा कहने लगता है कि तुम बिल्कुल भी फेयर फाइट नहीं कर रही हो, यहाँ पर कोई भी एक दूसरे पर अटैक नहीं करेगा, ये बात हुई थी तो आखिर तुम मुझ पर अटैक कैसे कर सकती हो। तभी हम शीहाओ को देखते हैं जो दूर से ये नज़ारा देखता है और फिर वो किंगे के पास जाकर कहने लगता है कि तुम सच में ब्लू मून की पुनर्जन्म हो। जिस पर किंगे आगे बढ़ते हुए कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पुनर्जन्म जैसी चीज़ नहीं होती और ये बस एक इत्तेफाक है। इन्हीं अपनी नज़रों के सामने एक पर्पल किलिंग नज़र आता है जिसका ये पीछा करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि इमॉर्टल एकेडमी का एक बंदा कहता है कि अगर ये मुझे हासिल नहीं हो सकता तो किसी को नहीं होगा। इसके बाद वो जोरदार घूंसा मार के वहाँ की पूरी चट्टान को ही तोड़ देता है, जिससे वहाँ के लोग ज़मीन में खाई की तरफ तेज़ी से गिरने लगते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि 5 डीमन एलिमेंट्स वाला वो इमॉर्टल सीड भी सभी को दिखाई देता है और वो सीधा आसमान में चमकने लगता है, जिसे देखकर किंगी और शीहाओ दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि तुम सबको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।